हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग आवेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आवेश चार्ज, ठीक है, जो कि क्लास 12 के लिए होने वाला है। और ये आवेश के बारे में टोटल क्लास होने वाला है, यानी इस क्लास में हम लोग टोटल आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आवेश को आज हम खत्म करेंगे, पूरा कंप्लीटली आवेश के बारे में ये क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पूरे क्लास में बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट होने वाला है। समझेंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हिंदी में वैद्युत स्थितिकी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थितिकी। ठीक है, इसको हिंदी में वैद्युत स्थितिकी बोलते हैं। वैद्युत स्थितिकी कहते किसको? विद्युत स्थितिकी, वैद्युत स्थितिकी। जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ दो टर्म से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो होता है जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, एट रेस्ट, यानी कि रुका हुआ। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक प्रकार का क्या है? आवेशित कण है, यानी चार्ज है। तो ये एक चार्ज है, आवेश है या चार्ज है। तो इन दोनों को अगर जो हम मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है चार्ज। चार्ज ये वाला, एट रेस्ट, एट रेस्ट ये वाला, दोनों को मिक्स करने पे क्या मिला? चार्ज एट रेस्ट, यानी कि रुका हुआ आवेश, रुका हुआ आवेश। तो इससे साफ जाहिर, यानी डेफिनेशन क्लियर हो जाता है कि फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं फिजिक्स का वैसा ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा, जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, लिख देते हैं वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। इसमें एक टर्म हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो रुके हुए आवेश। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म देखने को मिला आवेश। तो समझेंगे पूरा क्लास इसमें आवेश के बारे में ही होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करता है, यानी कि यहाँ पे एक टर्म आता है आवेश। आवेश क्या है? देखो आवेश यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। इसको हम समझते हैं इसलिए, देखो एक क्लोरीन लेते हैं एलिमेंट। अच्छा, क्लोरीन के पास क्लोरीन की परमाणु संख्या आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होंगे। अगर जो हम पूछे कि क्या ये अभी आवेशित कण है क्या, ना तो इस पे प्लस चार्ज है ना तो इस पे माइनस चार्ज है, तो ये अभी उदासीन है। उसी तरह से अगर जो हम सोडियम लें तो इसके पास सोडियम की परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 11, इसलिए 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो अभी अगर जो पूछा जाए कि क्लोरीन और सोडियम दोनों चार्ज बॉडी है क्या, दोनों आवेशित कण है क्या, तो दोनों में से कोई आवेशित अभी नहीं है। ये अभी उदासीन टर्म है। ठीक है, उदासीन तत्व है। तो चार्ज कब कहेंगे? जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन माइनस आ गया, ठीक है, अब इस पे माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ पे मान लो
सोडियम प्लस आ गया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमारा मतलब निकल रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। पहले तो उदासीन, ये दोनों पहले जो था ये दोनों क्या था, उदासीन था, कोई चार्ज नहीं था इस पे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्ज आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज आता कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ होगा। अगर डबल पॉजिटिव चार्ज रहता तो दो इलेक्ट्रॉन गायब हुआ होता, ठीक है। तो यहाँ से अभी फिलहाल हम एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ होगा। तो गायब और होना और आना, यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आया होगा। नेगेटिव का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि ऋणात्मक है इससे गायब हुआ होगा, नहीं, ऋणात्मक है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसी पर एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 17, अब कितना हो गया होगा, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन ज्यों का त्यों ही रहेगा, तो 17 प्रोटॉन। लेकिन ये सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। यानी ये जो प्लस दिख रहा है, प्लस का अर्थ ये मत समझना कि इस पे आया होगा, प्लस का अर्थ ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ होगा। तो यहाँ पे प्लस है, सोडियम प्लस, पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 11, अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, और प्रोटॉन ज्यों का त्यों 11 प्रोटॉन। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो पॉजिटिव चार्ज। यानी कि चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम कह सकते हैं चार्ज का डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु या कण का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन की कमी या उसके अधिक मात्रा को दर्शाता हो, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, समझो। देखो डेफिनेशन भी इजीली क्लियर हो जाएगा। किसी वस्तु या कण, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है या कण हो सकता है, कण का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन की कमी कौन सा दर्शा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, या उसके अधिक मात्रा को कौन सा दर्शा रहा है, नेगेटिव चार्ज, क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। यानी आवेश नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव, तो दो तरह का आवेश हो सकता है, दोनों ही आवेश कहलाता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है। तो हम आवेश का डेफिनेशन देख चुके हैं, किसी वस्तु या कण का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन की कमी या उसके अधिक मात्रा को दर्शाता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आवेश का मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। आवेश का मात्रक, जैसे आवेश Q बराबर एक फॉर्मूला होता है आवेश का, Q बराबर IT, Q बराबर IT, Q बराबर IT, ठीक है। तो ये आवेश है और ये विद्युत धारा है और ये टाइम यानी कि समय है। यहां से बताओ, इसका मात्रक निकाल रहे हैं ना, तो Q बराबर IT, तो यहां से I का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, जबकि समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, कूलाम बोल देते हैं। यानी इसका खोज जो है, आवेश का खोज कूलाम ने किया था, तो अपना नाम एम्पियर सेकेंड नहीं बोल के अपना नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कूलाम, और हम लोग जपते हैं कूलाम। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। और एम्पियर सेकेंड मिलके ही बना है कूलाम। आगे देखते हैं सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट हो गया। एसआई यूनिट क्या याद रखेंगे, कूलाम। सीजीएस यूनिट में 4 यूनिट याद रखेंगे, एक स्टैटिक कूलाम इसको बोलते हैं, स्टैटिक कूलाम।
एक EMU इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, सॉरी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, और एक ESU इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। और एक फ्राइडे, फराज नहीं है, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। तो ये सभी चारों जो हैं आवेश के CGS मात्रक है, ठीक है। तो अगर जो पूछा जाए आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए EMU किसका मात्रक है, तो EMU भी आवेश का ही मात्रक है, ठीक है। EMU भी आवेश का ही मात्रक है, ESU भी आवेश का ही मात्रक है, फ्राइडे भी आवेश का ही मात्रक है, स्टैटिक कूलम्ब भी आवेश का ही मात्रक है, ठीक है। रिलेशन देख लेते हैं। एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है, ठीक है। एक कूलम्ब बराबर 1/10 EMU होता है। एक कूलम्ब बराबर 1/96,500 फ्राइडे होता है, ठीक है। ये रिलेशन भी आप लोग याद रखें। देखो CGS SI यूनिट क्या था, कूलम्ब था। CGS यूनिट 4 यूनिट था, स्टैटिक कूलम्ब, ESU, EMU और फ्राइडे, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है जिसको याद रखेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल मात्रक तो 2 होता है। एक याद रखना एम्पियर आवर, यानी कि इसको बोल सकते हैं विद्युत धारा और घंटा उधर है, एम्पियर आवर। और ये फ्रैंकलिन 2 मात्रक और हैं। एम्पियर आवर भी पूछा जाए कि 2016 में पूछा गया था कि ISC के द्वारा, कि इंटर ऑफ साइंस बिहार बोर्ड में, कि एम्पियर आवर किसका मात्रक है। एम्पियर आवर आवेश का मात्रक है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल यूनिट है, तो आवेश का ही मात्रक एम्पियर आवर भी है, फ्रैंकलिन भी आवेश का ही मात्रक है। तो एक रिलेशन और आ जाता है, एक कूलम्ब बराबर 1/3600 एम्पियर आवर। ये भी रिलेशन आप लोग याद रखें, एकदम ग्लूकोन-डी के डब्बा की तरह इसको रिवाइज करते रहे, यानी जिस तरह से पीते हैं हम लोग सुबह शाम, उसी तरह से इसको रिवाइज करते रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश 2 तरह के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही किए, एक धन आवेश यानी इसको पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। एक ऋण आवेश, एक क्या ऋण आवेश, कि ऋण आवेश, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। धन आवेश नेगेटिव चार्ज, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। आप लोगों को बताएं, जो धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाता है। धन आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाता है, जबकि ऋण आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। कौन, नेगेटिव चार्ज। कहीं भी नेगेटिव चार्ज दिखे तो इसका मतलब यह है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन आया होगा। अब बताओ, ये जो धन आवेश है, ठीक है, आवेश 2 तरह का, धन आवेश और ऋण आवेश। जब भी धन आवेश दिखे तो पॉजिटिव समझना इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, जब भी ऋण आवेश आवे तो समझना कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रहा है। जैसे कि यहाँ मान लो क्लोरीन माइनस लिख दिए, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, यानी 18 इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन ज्यों का त्यों 17 परमाणु संख्या होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। उसी तरह से सोडियम प्लस लिखे या कोई भी एलिमेंट आप ले लो ना, तो ऐसा ही होगा। जैसे कैल्शियम ही ले लो, कैल्शियम 2+, तो इसका मतलब 2 प्लस आया, प्लस चार्ज, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हुआ होगा, तो इसके पास, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 20, तो 20 इसके पास प्रोटॉन होगा, लेकिन
2 इलेक्ट्रॉन गायब हुआ होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा होगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आवे, इसका मतलब समझना इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हुआ होगा। ठीक है, आवेश की प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग, गुण को। आवेश के गुण कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज, आवेश के क्या गुण। तो पहला गुण देखते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। पहला गुण क्या है, आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। ये वर्ड हम लिख देते हैं, आवेश एक अदिश राशि। ठीक है, पहला है आवेश एक अदिश राशि है। पहला प्रॉपर्टी क्या मिला, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, गति, यानी गति से रिलेटेड हम लिखे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है किसी वस्तु पर आवेश उसके गति पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके गति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि एक ऑब्जेक्ट मान लो ये रेस्ट में है। ठीक है, ये रेस्ट में मतलब रुका हुआ है, इस पे चार्ज मान लो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट को मूव करा देते हैं, तो मूव कराने पर भी यानी मोशन देने पर भी, गति देने पर भी, मोशन यानी गति देने पर भी इसके चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही रहेगा। क्योंकि बोला गया है किसी वस्तु पर आवेश उसके गति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो गति में हो, दोनों कंडीशन में उस पर आवेश सेम ही रहेगा। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है मास, यानी कि चार्ज हमेशा, यानी कि चार्ज मतलब आवेश, चार्ज हमेशा मास से जुड़ा होता है। चार्ज हमेशा मास से जुड़ा होता है। चार्ज हमेशा मास से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि चार्ज का मास के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मास का चार्ज के बिना भी अस्तित्व हो सकता है। ठीक है, देखो चार्ज हमेशा मास से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि चार्ज का मास के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मास का चार्ज के बिना भी अस्तित्व हो सकता है। जैसे समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना। चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, ये आवेशित कण है। ठीक है, लेकिन इसका वजन भी तो होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 × 10⁻21 kg करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है तो उसका वजन भी है। ठीक है, यानी कि चार्ज जो बॉडी होता है, जो आवेशित कण होता है, वो मास से जुड़ा होता है। आवेश है तो मास होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका वजन भी है, सॉरी मास भी है। आगे देखते हैं चौथा प्रॉपर्टीज, चार्जिंग के दौरान वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। वस्तु का जो द्रव्यमान मास होता है वो चेंज हो जाता है चार्जिंग के दौरान। ठीक है, चार्जिंग के दौरान वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है, अर्थात
अर्थात बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। सोचो, अगर जो नेगेटिव चार्ज हुआ उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ वजन भी तो लेके आएगा, तो जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वजन भी बढ़ जाएगा। और सोचो कि अगर जो पॉजिटिव चार्ज हुआ वस्तु, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन गायब होगा, और जैसे गायब होगा इलेक्ट्रॉन तो अपने साथ इतना इलेक्ट्रॉन का, इतना मास का, इतना केजी का वजन भी गायब कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि चार्जिंग के दौरान वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है, अर्थात बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, क्योंकि चार्जिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो पूरा पूरा जाता है। अगर जो कहीं से गायब हुआ इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन गायब होगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, यानी पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन गायब होगा। और जैसे ही आएगा तो अपने साथ मास भी लेकर आएगा, और जैसे ही गायब होगा तो अपने साथ मास भी लेकर जाएगा, जिसके कारण हम कह दिए कि इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हाँ, अलग अलग स्थिति में आवेश अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है, अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। इसको समझते हैं। अलग अलग स्थिति में आवेश अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। मान लो आवेश रुका हुआ है, आवेश रेस्ट में है, रुका हुआ आवेश, जो उत्पन्न करेगा रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन एक समान वेग से गतिशील हो आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। एक समान वेग से आवेशित गतिशील रहे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करते हैं। अगर जो आवेश त्वरित हो यानी कि वेग में परिवर्तन उसका बार बार हो रहा है, कभी 10 मीटर पर सेकंड से चला तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वेग में परिवर्तन बार बार हो रहा है, यानी कि त्वरित आवेश है। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, यानी कि इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न तो हो ही रहा है, साथ में EMW भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कब? जब आवेश त्वरित हो। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटमीकरण, ये छठा प्रॉपर्टी है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। देखो आवेश के क्वांटीकरण का डेफिनेशन है किसी वस्तु पर आवेश
इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, पूर्ण गुणांक होता है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। जैसे यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर प्लस माइनस एन ए। यहां से देखो ये बोला क्या है, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। ये पूर्ण गुणांक आ गया, n जो है पूर्ण गुणांक है, यानी कि पूर्णांक है। n क्या है, पूर्णांक है। अगर जो n का मान पूरा पूरा होना चाहिए, n मतलब पूर्णांक है तो पूरा पूरा, प्लस 1 होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, प्लस माइनस 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी पूरा पूरा मान होना चाहिए। कभी भी n का मान बटे में नहीं आ सकता है, बटे करने का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो n का मान जब भी आएगा वो पूरा पूरा आएगा, यानी कि पूरा अंक देगा, पूर्णांक है तो पूरा अंक देगा। तो Q बराबर प्लस माइनस एन, ये एक फॉर्मूला आता है कहां से, आवेश के क्वांटमीकरण से, ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण से फॉर्मूला आता है। तो आवेश के क्वांटमीकरण से हमारा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n का मान आपका, जहां n का मान आपका इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। एक सवाल देते हैं आपको, बताना, जैसे इसमें से कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है, देखते हैं, ठीक है। इसमें बताना है आपको कौन सा आवेश पॉसिबल नहीं है। पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, चौथा ऑप्शन है 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो इसमें से बताना कौन सा आवेश है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, इस आवेश का मान हो ही नहीं सकता है। तो चेक करते हैं, हम जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर एन ई, प्लस माइनस एन ई लिख सकते हैं, ठीक है। एन ई, यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा, Q बाई ई, यहाँ से n निकालो, इलेक्ट्रॉन नीचे डिवाइड में चला जाएगा, निकल जाएगा Q बाई ई। तो n का मान जब पूर्णांक आएगा, पूरा पूरा मान आएगा, तभी वो आवेश पॉसिबल हो सकता है। एक आवेश का मान ले लेते हैं, पहला ऑप्शन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और जबकि इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये दोनों कट के कितना वैल्यू दिया, 1, यानी कि 1 आया n का मान, तो ये आवेश पॉसिबल है, ये आवेश पॉसिबल है। इसको चेक करते हैं, Q बराबर n बराबर क्या, Q बाई, तो Q का मान कितना रख लेते हैं, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। दोनों कट के 16, ये तो 10 तो पावर माइनस 19 तो खत्म हो गया होगा, तो 16 दूनी 32, 2 आया होगा, तो n का मान 2 आया। इसका मतलब ये है कि n का मान पूरा पूरा आया, तो ये भी पॉसिबल है। ये चेक करते हैं, n बराबर Q बाई, तो Q का मान 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस में 19, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये देखो ये खत्म कर दिए, तो यहाँ 16 चौक 64, 4 बार में ये भी आ गया, ये भी पूरा पूरा मान दे दिया, बचा अब 2.4 वाला, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, n बराबर Q बाई, Q का मान 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये खत्म, बचा ये देखो उड़ा दिए, 24/16, यानी 8 या 24, 8 दूनी 16, 3/2 आया। इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5, ये कभी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में आ गया वैल्यू, जो कि n का मान पॉसिबल नहीं है। तो n का मान जो पॉसिबल है, पूरा पूरा अंक पॉसिबल है, इंटीजर पॉसिबल है, तभी वो आवेश पॉसिबल है ना। तो यहाँ से ये तीनों आवेश संभव था, लेकिन एक आवेश हमारा ऐसा था जो कि n का वैल्यू इंटीजर में नहीं आया, वो आवेश पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते थे
देखो 16 का से डिवाइड होगा तो 16 कम 16 और 10 का पावर 19 तो ये खत्म कर देगा। 16 कम 16 एक बार में, 16 दूनी 32 दो बार में, 16 चौक 64 चार बार में, और 10 का पावर 19 तो खत्म हो जा रहा था इधर से। ठीक है, तो यानी कि 4, ये 2 और ये 1 पूरा पूरा अंक आया था, लेकिन इसका नहीं कटता है। 16 का पहाड़ा में 24 नहीं आता है। ठीक है, इसलिए 24 वाला नहीं होगा, और इसको चेक करना जरूरी था, चेक कर लिए, m का मान पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया। आगे देखते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आवेश का क्वांटमीकरण था। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण, ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण हो गया। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। आगे आवेश का संरक्षण करते हैं। आवेश का संरक्षण, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरे वस्तु में ट्रांसफर, रूपांतरण जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो समझो, यानी कि आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही इसे नष्ट कर सकते, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल जितना प्रारंभ में आवेश रहेगा, ठीक है, कुल प्रारंभिक आवेश बराबर कुल अंतिम आवेश, यानी कि आवेश नष्ट नहीं हो रहा है, जितना पहले था अंतिम में भी उतना ही रहेगा। ये आवेश का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, 8वां। दो समान आवेश कहने का मतलब प्लस प्लस, ये दोनों सिमिलर आवेश है, समान है, माइनस माइनस दोनों समान है। तो दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित मतलब एक तरह से धक्का देते हैं। ठीक है, धक्का देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, और एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये भी इधर धक्का दे रहा, अब ये भी धक्का दे रहा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो विपरीत आवेश होगा, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, ये आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन ये दोनों विकर्षित कर रहा है, पॉजिटिव सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, यानी कि विकर्षित कर रहा है, और दोनों सिमिलर चार्ज अपोजिट चार्ज था, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना, दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि दो अलग अलग चार्ज अपोजिट चार्ज, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ये देखो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग करने का तरीका, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, एक चार्जिंग का कह सकते हैं, चार्जिंग का तरीका है, चार्जिंग करने का तरीका।
कितने तरीका से हम लोग चार्ज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो तीन तरीका से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। पहला कंडक्शन, कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा फ्रिक्शन। कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। कंडक्शन मतलब संपर्कन होता है, एक तरह संपर्क करके इसको, है ना, संपर्क करके इसको चार्ज किया जाता है। इंडक्शन मतलब प्रेरण होता है, इसको सटाया नहीं जाता है, इसमें संपर्क करा दिया जाता है, दो ऑब्जेक्ट को सटा दिया जाता है। इसमें सटाया नहीं जाता है, बस दोनों ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया जाता है, ठीक है। जैसे इसको समझाते हैं आप लोगों को। मान लो मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर जो दोनों को टच करा दिए तो ये संपर्कन हो जाएगा। ये चार्जिंग, मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, तो जैसे टच कराया तो ये चार्ज है, चार्ज बॉडी था, तो इससे चार्ज ट्रांसफर इसमें होने लगेगा। ये चार्ज नहीं था, दोनों टच कराए तो इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर होने लगेगा, तो वो संपर्कन है। प्रेरण में क्या होता है, मान लो ये चार्ज है और ये चार्ज नहीं है, तो यहाँ ऐसे नजदीक लेके जाएंगे तो ये प्रेरित हो जाएगा, ठीक है, और इससे इसमें आवेश ट्रांसफर होगा। प्रेरण से भी आवेश ट्रांसफर होता है, यानी कि इंडक्शन से भी चार्ज हो सकता है ऑब्जेक्ट। और फ्रिक्शन, घर्षण, किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ने से भी चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्जिंग कितना तरीका से कर सकते हैं, तीन तरीका से, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। हम लोग बहुत एग्जांपल इसका देखे हुए हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारा एग्जांपल इसका दिया गया है कि फ्रिक्शन कैसे करते हैं। और गैस चूल्हा के सामने किसी व्यक्ति को बिठा देते हैं और उस पर चादर से, मतलब एक तरह से खींचते हैं, रगड़ते हैं और वो चूल्हा को, स्टोव को जला देते हैं, तो ये फ्रिक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, घर्षण का यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या, कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन में क्या बोले, दोनों ऑब्जेक्ट को टच करा दिया जाता है, एक चार्ज रहता है और एक चार्ज थोड़ा कम रहेगा या चार्ज नहीं भी रहेगा, उदासीन रहेगा। देखो कंडक्शन में क्या करते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरे आवेशित या उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तब, यानी कि देखो, एक तो आवेशित था वस्तु, किसी दूसरे आवेशित या उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो यानी कि दूसरा उदासीन होगा या आवेशित, थोड़ा कम आवेशित रहेगा, संपर्क में लाया जाता है, संपर्क मतलब टच कराया जाता है उच्च विभव से, तब चार्ज जो होता है, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। मान लो इसका हाई पोटेंशियल है, ये चार्जेड बॉडी था, ये चार्ज था, ये हाई पोटेंशियल है, ये चार्ज उदासीन मान लो, ये लो पोटेंशियल है। जैसे टच कराए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के लिए धारा का, आवेश का प्रवाह होगा, ठीक है, आवेश प्रवाहित होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। अब देखो आइडेंटिकल बॉडीज देखते हैं। जैसे फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, आइडेंटिकल यानी कि जिसका रेडियस समान हो, एक गोला हमारे पास ये है और एक गोला ये है, दोनों का रेडियस समान हो, आर क्या है, दोनों का समान हो, तो दोनों का विभव, दोनों को कनेक्ट में करेंगे, दोनों को सटाएंगे, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट, इसको बी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दोनों को जब कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों का विभव समान हो जाएगा। कह सकते हैं VA बराबर हो जाएगा VB के। विभव का एक फॉर्मूला होता है KQ/R, और इसका विभव KQ/R। अच्छा, दोनों को जब संपर्क कराएंगे तो एक Q1 चार्ज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, Q1 चार्ज, और दूसरा हो जाएगा Q2 चार्ज, Q2 डिवाइड बाय R, ये R कैंसिल, K कैंसिल। जब आइडेंटिकल बॉडी होता है ना, तो दोनों के विभव समान होने की वजह से दोनों का चार्ज भी समान हो जाता है, ठीक है, दोनों का चार्ज भी समान हो जाता है। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लो जिसका रेडियस समान है, ये रेडियस सेम था और ये भी रेडियस सेम था, लेकिन दोनों को सेम रेडियस, दोनों का सेम है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे फिगर बन रहा है छोटा बड़ा, लेकिन समझना दोनों का रेडियस सेम है। दोनों को अब कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, दोनों को हम कांटेक्ट में लाए, ये भी, और दोनों को हम कांटेक्ट में लाए। जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाए, सटाए दोनों को,
यानी कि संपर्क कराए तो होता क्या है, दोनों का विभव समान हो जाता है। ठीक है, दोनों का विभव समान हो जाता है। मान ले इसके पास ये क्यू चार्ज था, ये उदासीन था, दोनों को जैसे सटाए, दोनों को जैसे संपर्क में लाए तो ये Q/2 ये भी हो जाता है और ये भी Q/2 हो जाता है। क्यों? बट जाता है आधा आधी, यानी इक्वल इक्वल बट जाता है। इक्वल कैसे बटे? Q/2 ये Q/2 इक्वल में बांट देते। दो ऑब्जेक्ट था तो दोनों इक्वल इक्वल बट गया, दोनों इक्वल इक्वल बटा तो Q/2 चार्ज हो गया। ये आया कैसे Q/2? हम कह सकते हैं, फॉर्मूला याद रख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु पर अंतिम आवेश बराबर कुल प्रारंभिक आवेश बटे कांटेक्ट में लाए गए वस्तुओं की संख्या, संपर्क में लाए गए वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या। जैसे अब देखो यहाँ पे बताओ, ये पहले आवेश कितना था Q, तो यहाँ पे हम रखेंगे Q, और कांटेक्ट में कितना 1 और 2 तो Q/2, तो ये दोनों चार्ज हो गया Q/2। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे आवेश हमारे पास था, एक ऑब्जेक्ट ये था, एक ऑब्जेक्ट मान लो ये था हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, एक चार्जेड है, मान लो ये वाला चार्ज है, Q चार्ज है, ये Q चार्ज है और ये उदासीन है। ठीक है, ये उदासीन है, सॉरी ये उदासीन है, Q/0 डाल देते हैं। अब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों को कांटेक्ट जैसे ही सटाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, दोनों सेम चार्ज में बढ़ जाता है। तो कैसे ही इसको याद रख सकते हैं, ये Q चार्ज है तो ये आधा, यानी कि कुल प्रारंभिक आवेश बटे कांटेक्ट में लाए गए वस्तुओं की संख्या। अंतिम आवेश कैसे निकलेगा, कुल प्रारंभिक आवेश बटे कांटेक्ट में लाए गए वस्तुओं की संख्या। देखो कुल प्रारंभिक आवेश कितना है, Q है, तो Q ले लिए और बटे कांटेक्ट में लाए गए वस्तुओं की संख्या, के वो कांटेक्ट में लाए 1 और 2 लिख दिए, यानी कि जो अंतिम आवेश आएगा दोनों पे Q/2 और ये Q/2 आएगा। ठीक है, दोनों वस्तु चार्ज हो जाएगा, A भी और B भी, A और B दोनों चार्ज हो जाएगा। आगे देखते हैं फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉडी, प्रत्येक वस्तु पर अंतिम आवेश, प्रत्येक वस्तु पर अंतिम आवेश कितना आया, कैसे निकाले अंतिम आवेश, कैसे कांटेक्ट होने के बाद आता है, कुल प्रारंभिक आवेश बटे कांटेक्ट में लाए गए वस्तुओं की संख्या, कांटेक्ट मतलब संपर्क में लाए गए वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। देखो सेम बात बताए कि एक Q चार्ज रहेगा, पहले से जितना चार्ज रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जितना ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में लाएंगे सटाएंगे उसको नीचे रखेंगे। तो ये फॉर्मूला प्रत्येक वस्तु पर अंतिम आवेश हम लगा सकते हैं। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं हो, वस्तु जब आइडेंटिकल नहीं हो, आइडेंटिकल नहीं हो, जब आइडेंटिकल होगा तो दोनों का चार्जेस क्या हो गया था, सेम हो गया था। जब आइडेंटिकल नहीं हो यानी कि दोनों का रेडियस सेम नहीं हो, ये RA मान लेते हैं और ये RB मान लेते हैं, दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, RA और RB जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को सटाएंगे तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान, VA बराबर VB। लेकिन इसका फॉर्मूला हम विभव का क्या लगा सकते हैं, विभव का फॉर्मूला लगा सकते हैं KQ/R। ठीक है, KQ/R, और ये देखना
के Q1 ये चार्ज हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट Q1 चार्ज हो जाएगा सटाने के बाद, और दूसरा ऑब्जेक्ट RA, दूसरा ऑब्जेक्ट कितना चार्ज हो जाएगा, के Q2 चार्ज हो जाएगा, RB इसका ले लेते हैं। के तो कैंसिल होगा, लेकिन बचेगा Q1 बटे में ये Q2 को इधर ले आओ, तो Q2 बराबर में ARA बटे में RB, यानी कि इस बार आइडेंटिकल नहीं हो, जब वस्तु आइडेंटिकल नहीं हो उस कंडीशन में क्या होता है, आवेश का रेशियो उसके रेडियस के रेशियो के बराबर हो जाता है, रेडियस के रेशियो के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इंडक्शन को देखते हैं। इंडक्शन में बताए थे क्या, दोनों को क्लोज लाते हैं, सटाते नहीं है। कंडक्शन में सटा रहे थे, दोनों को सटा दिए थे, लेकिन इंडक्शन में दोनों को नजदीक लाते हैं। ठीक है, यहां से देखो क्या लिखा है, इंडक्शन जब एक आवेशित, इसमें भी एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरे आवेशित, यहाँ पे दूसरा आवेशित हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है, वस्तु के बहुत नजदीक लाया जाता है, बहुत करीब लाया जाता है, तब चार्ज करने की इस विधि को इंडक्शन कहा जाता है। यानी कि जब करीब लाया जाता है तो चार्ज करने की इसी विधि को इंडक्शन कहा जाता है। जैसे एक बॉडी मान लो ये चार्ज था और ये बॉडी चार्ज नहीं था, दोनों को करीब लाए, इतना करीब लाए कि इसका चार्ज इसमें प्रेरित हो जाता है। ठीक है, प्रेरित हो जाता है। जैसे मान लो कोई कभी कोई भाषण देता है या कोई टीचर ऐसा बात बोलता है जिससे वो दूर रहता है बच्चा, लेकिन टीचर ऐसा बात बोलता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी वो तो उससे कांटेक्ट में नहीं आए, उसके कांटेक्ट में नहीं आने के बाद भी उसमें इफेक्ट पड़ा, उसके बॉडी पे इफेक्ट पड़ा, वो सटे भी नहीं, उसमें कांटेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन वो उसके रोंगटे खड़े होंगे, उसका इफेक्ट हुआ। उसी तरह से यहाँ ये चार्जेड बॉडी था और ये चार्ज नहीं है, दोनों को नजदीक लाए, नजदीक आया, ये चार्ज होने की वजह से इससे प्रेरित हो जाता है ये, यानी इसका चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज करने की इस विधि को क्या कहा जाता है, इंडक्शन कहा जाता है। चार्ज करने की इस विधि को क्या कहा जाता है, इंडक्शन। मान लो ए हमारे पास ऑब्जेक्ट था जो कि मान लो प्लस चार्ज, और बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। ठीक है, ये चार्ज नहीं है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होंगे समान मात्रा में, उदासीन जब वस्तु रहता है तो समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर होंगे। ठीक है, तो जैसे ही दोनों को करीब लाया जाता है, जैसे ही दोनों को क्या किया जाता है, करीब लाया जाता है, जैसे ही दोनों को करीब लाया जाता है, चलो देखो, जैसे ही दोनों को करीब लाया जाता है, मान लो ये पहले वाला था, इसके करीब इसको लाते हैं, थोड़ा सा नजदीक ही लाते हैं, करीब लाते हैं। ठीक है, ये सटाना नहीं है, बस करीब लाए, और करीब लाए तो जो चार्ज था इससे चार्ज उसमें प्रेरित हो जाता है। जैसे ये चार्ज था प्लस वाला, तो प्लस चार्ज किसको अपनी ओर खींचेगा, इसके अंदर के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, और सतह पे इसका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज यानी निगेटिव चार्ज इधर आया, पॉजिटिव चार्ज धक्का देके इधर की ओर आ जाता है, प्लस चार्ज इधर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर का निगेटिव चार्ज बाहर खींच लिया जाता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया। ये ए ऑब्जेक्ट था, ये बी ऑब्जेक्ट था, इसके पॉजिटिव चार्ज को अगर जो अर्थ दे दें तो इसका पॉजिटिव चार्ज उधर की ओर चला जाएगा, यानी कि अब जो हमारा होगा ए ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा प्लस चार्ज, और बी ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज नहीं था वो भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो भी चार्ज हो जाएगा, और ये कैसे हुआ, इंडक्शन की वजह से, करीब लाए तब हुआ। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया इंडक्शन की वजह से। एक और लास्ट बचा है हम लोगों का, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देखो जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है,
जबकि दूसरा वस्तु वही इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एक वस्तु त्याग किया इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु प्राप्त कर लिया तो वो एक वस्तु जब त्यागा तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे जब आया तो वो नेगेटिव चार्ज। तो यही चार्ज करने की विधि जो होती है वो फ्रिक्शन होता है, रगड़ाहट होता है। रगड़ने के बाद जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन खो देता है, प्लस चार्ज हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो ग्लास, जैसे कि एक मान लो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो है ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लास है, कांच है, दूसरा सिल्क है, दूसरा क्या है, सिल्क है। दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, तो होता क्या है, सिल्क पर ग्लास पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ग्लास पर कैसा चार्ज आ जाता है, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रगड़ने से ही ग्लास पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि रगड़ने से ही सिल्क पर कैसा चार्ज आ गया, रगड़ने से ही सिल्क पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रगड़ने से। ठीक है, ये चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है, फ्रिक्शन कहलाती है। जिसमें वो ऊल को रगड़ेंगे अंबर के साथ तो ऊल पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि अंबर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऊल को एवोनाइट रोड से रगड़ेंगे, एवोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि ऊल मतलब ऊन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एवोनाइट रोड को किससे रगड़ेंगे, पॉलीथीन के साथ रगड़ेंगे तो पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जबकि एवोनाइट रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश का हमारा क्लास कंप्लीट होता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बता दें। अगर जो इस पे और भी काम करना चाहिए हमको, ये आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, कुछ भी अगर जो छूट रहा हो वो भी आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।